हम अंदर जाकर भी वो तस्वीर दिखा सकते हैं। आइए जरा मेरे साथ आइए, थोड़ा सावधानी से आइएगा क्योंकि ये जर्जर है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। वोट मत देने के बाद आ जाते हैं और वैसे कोई पूछता नहीं है। अब मैं ये यहाँ ये दृश्य दिखाता हूँ, जरा देखिए। एक पंखा लगा करके ये थोड़ा सा व्यवस्था जरूर अम्मा के लिए की गई है, लेकिन अम्मा की हालत आप देख सकते हैं। अम्मा ठीक इसी जगह पर यहाँ बैठी हुई थी जब हम दिखा रहे थे और हम नीचे से बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो सुन नहीं पा रही थी। अम्मा क्या हुआ है, क्यों बैठे हो आप? कोई आपसे बातचीत करने आया क्या? कोई नहीं आया। तो आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात उस बुलडोजर की जिसने कई परिवारों को बेघर किया, जिसने कई परिवारों से उनकी जिंदगी भर की कमाई छीन ली। ये बुलडोजर चला है राजस्थान के अलवर में। अतिक्रमण हटाने के नाम पर अलवर में गहलोत सरकार का बुलडोजर चलाया गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के बाद एक अम्मा छत पर फंस गई। घंटों से अम्मा छत के ऊपर ही फंसी। दोपहर 2 बजे से अम्मा अपने घर की छत पर फंसी हुई हैं क्योंकि नीचे उतरने के लिए रास्ता जो था उसको प्रशासन ने तोड़ दिया। तस्वीरें आप देखिए। टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको एक एक करके वहां की हर तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि 80 साल की अम्मा जो कि पिछले काफी वक्त से छत के ऊपर फंसी हुई हैं, उनका दर्द क्या है। संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र जब अलवर राजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने इस बुजुर्ग महिला को ढूंढा और उनसे बात करने की कोशिश की। तब से लेकर के अब तक लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अम्मा अभी भी छत पर फंसी हैं। देखिए ये सीढ़ियों के नीचे मैं हूं, अगर मैं ऊपर जाना चाहूं तो नहीं जा सकता। और वो महिला जो ऊपर बैठी हुई है, ये शायद अगर गहलोत सरकार ये तस्वीरें देख रही है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जिन बुजुर्गों के वोटों से वो सत्ता पर आसीन हुए हैं, उनको इस तरह अधर में लटका दिया है कि ना तो ये आसमान में जा पाते और ना जमीन पर, ना छत का सहारा है और ना ही अब धरती का सहारा है। बीच में लटकी अम्मा बैठी है, जाए तो कैसे जाए। मैं खुद उनसे बात नहीं कर सकता, मीडिया का मीडियम टूट गया उनसे बात करने का। तो फिर क्या सरकार को उनसे आकर बात नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं की गई। अवैध निर्माण को ढहाने के नाम पर बुलडोजर चला। बुलडोजर जब चला तो कई घर ऐसे रहे जो उसकी जद में आ गए। प्रशासन की तरफ से दलील दी गई कि ये इन घरों पर अवैध निर्माण था और इसलिए इनको तोड़ दिया गया। लेकिन जिस वक्त घर तोड़े जा रहे थे उस वक्त ये अंदाज में नहीं रहा गया, नहीं इस पर ध्यान दिया गया कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला एक घर की पहली मंजिल पर मौजूद थी। प्रशासन की निगाह में पहली मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आने वाली जो सीढ़ियां थीं वो अवैध थीं। उन सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। अब अम्मा जो कि 80 साल की बुजुर्ग हैं, लगातार दवाइयां अलग अलग बीमारी के लिए ले रही हैं। वो खुद ये कह रही हैं कि वो इस हालत में नहीं कि किसी और माध्यम से, किसी दीवार के सहारे या किसी और सीढ़ी के सहारे वो नीचे आ पाएं, और अम्मा ऊपर अब तक फंसी हुई हैं। जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया। पूरा घर तोड़ दिया। आप देखे जाओ, ऊपर चढ़ के तोड़ देख लो। तोड़ दी गई था। दुकान में तोड़ दी, मकान तोड़ दिया, हल गया मकान पूरा। खा रहे हो बच्चे को, खा रखा हूँ मैं, बताओ। अलवर में बुलडोजर का शिकार इस बुजुर्ग महिला का बस यही सवाल है कि घर और दुकान टूटने के बाद अब वो अपने बच्चों को कहां ले जाए। अलवर में अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों घरों को तहस नहस कर दिया। विकास के नाम पर सैकड़ों लोगों को हमेशा हमेशा के लिए बेघर कर दिया गया। ये एक ऐसी तस्वीर है यहाँ पर जिस तस्वीर ने कई सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। वो नीचे नहीं आ पाएंगी क्योंकि अगर नीचे आएंगी तो सीढ़ियाँ गिर सकती हैं। मैं ही कोशिश करता हूँ। अम्मा जी क्या हो गया, क्यों बैठे हो? शायद आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए नीचे वो आ नहीं सकते क्योंकि ये टूट गया है और ये टूटा हुआ पोर्शन आप देखिए सिर्फ लटक रहा है। इसका जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया गया है।
अलवर में आपने मंदिरों पर बुलडोजर चलते देखा, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की इंतहा इस तस्वीर में भी दिखेगी। एक बुजुर्ग महिला टूटे हुए घर की छत पर फंस गई है। जब ये बुजुर्ग घर की छत पर थी, उसी वक्त बुलडोजर ने घर का हिस्सा गिरा दिया, जमीन से सीढ़ियों का संपर्क ही तोड़ दिया। घंटों तक ये बुजुर्ग महिला घर के ऊपरी हिस्से में फंसी रही। भूख, प्यास और उम्र से लाचार एक बुजुर्ग महिला पर प्रशासन को तरस नहीं आया। अम्मा क्या हुआ है, क्यों बैठे हो आप? कोई आपसे बातचीत करने आया क्या? कोई नहीं आया। अलवर के राजगढ़ में सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े गए, बल्कि दर्जनों घर भी तोड़ दिए गए। अतिक्रमण तोड़ने के बाद यहाँ लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ये घरों की तस्वीरें हैं, आप देखिए किसी ने कितनी खूबसूरती से पेंटिंग यहाँ पर लगाई थी कि शायद इस घर में रौनक रहेगी, लेकिन रौनक जमींदोज हो गई। अलवर में मास्टर प्लान के नाम पर प्रशासन ने लोगों के घर तोड़ दिए। घर ऐसा टूटा कि सिर्फ दीवार बची है और दीवार पर सिर्फ एक पेंटिंग। लोगों के बरसों पुराने बसे बसाए घर अब तहस नहस हो चुके हैं और लोगों के पास अब आंखों में आंसू और जिंदगी में दर्द के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! लोगों के मन में अलवर प्रशासन और राजस्थान सरकार के खिलाफ गुस्सा है। लोग अपने कागज दिखा रहे हैं। बरसों से जिस घर में रह रहे हैं, वो घर अचानक से विकास की राह में बाधा कैसे बन गया। फिलहाल अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि जिंदगी भर की कमाई जिस घर में लगाई, वो घर अब मलबा हो चुका है। अब ये लोग जाएं भी तो जाएं कहां? भंवर पुष्पेंद्र, अलवर, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राजस्थान में घरों के साथ साथ मंदिर भी तोड़े गए। मंदिर ऐसे जो 300 साल पुराने हैं। विकास के नाम पर राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है। जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। क्या आपने कभी किसी शिव मंदिर पर बुलडोजर चलते देखा है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 300 साल पुराने एक मंदिर के विकास के नाम पर बलि देते हैं? ये गया मंदिर पूरा। ओहो, ये हुआ है अशोक गहलोत के शासन में। तस्वीरें राजस्थान के अलवर जिले की। अलवर के राजगढ़ में यह शिव मंदिर 300 साल पुराना है। जी हाँ, 300 साल पुराना, यानी जब कांग्रेस का अस्तित्व भी नहीं रहा हो। यह मंदिर उससे कहीं ज्यादा पुराना है, लेकिन यह मंदिर अलवर प्रशासन की नजरों में खटक रहा था, विकास में बाधा बन रहा था और इसीलिए पहले इस मंदिर में शिवलिंग के सामने ड्रिलिंग मशीन चलाई। सामने शिव जी की सवारी नंदी की मूर्ति थी और सरकारी कर्मचारी जूता पहने मंदिर पर अतिक्रमण का कलंक लगाकर ड्रिलिंग मशीन चला रहे थे। इस तीखी आवाज को सुनकर और इन तस्वीरों को देखकर वहां मौजूद लोगों का कलेजा गुस्से से भर गया। आस्था पर ऐसा प्रहार शायद ही पहले कभी देखा। ड्रिलिंग मशीन की आवाज बंद हुई तो मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बारी आ गई। मंदिर की छत को बुलडोजर से गिराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक बार में मंदिर की छत नहीं गिरी। आस्था की दीवारें मजबूत होती हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटती। कई बार के बाद मंदिर की छत का हिस्सा टूटकर शिवलिंग पर आ गया। मंदिर गिरने के दौरान न तो शिवलिंग हटाया गया था, न ही नंदी की मूर्ति हटाई गई। अभी भी खड़े नहीं ले बोले बाबा, हुआ ही नहीं उनको कुछ भी। चाची चुप। अरे यार तू तो नहीं डट रहा है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। आसपास की छतों पर मौजूद लोग दुख और दर्द के साथ वीडियो बना रहे थे और अतिक्रमण हटाने आए लोगों पर गुस्सा निकाल रहे थे। उन लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब कर्मचारी जूता पहनकर ही मंदिर के अंदर मलबा हटाने लगे। यार पैर जूता ले लेके चल रहा है। जय भोले बाबा की। जय भोले बाबा की।
की जय। इन तस्वीरों ने एक बार फिर याद दिला दिया कि कैसे मुगल आक्रांता बाबर ने मंदिरों को तोड़वाया होगा, कैसे औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों पर हथौड़े चलवाए होंगे। सीताराम जी की मूर्ति थी इसमें, उसने की कि हम तो तोड़ेंगे। हमने की कि ये भगवान जी को क्यों वो कर रहे हो, आपको शराब नहीं देगी क्या? बोले कोई शराब नहीं देगी हमको। बोले हम तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। घर आके बोला कि हमारी जो जमीन है वो ही तो बचा दीजिए। पुराने कागज दिखाए, बोले हम कोई कागज नहीं देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आपकी। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है? ये 300 साल पुराना मंदिर है। ऐसी तस्वीर 21वीं सदी में राजस्थान के अलवर में देखने को मिलेगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राजगढ़ में ऐसे एक नहीं बल्कि 3 मंदिरों को तोड़ा गया। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मंदिर पर बुलडोजर के प्रहार से पूरी की पूरी छत ध्वस्त हो गई और आस्था के एक स्थल की विकास के नाम पर बलि चढ़ा दी गई। 300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया, जूतों से चप्पलों से शिवालय में चढ़ गए और तार तार करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर, इनको खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मंदिर पर बुलडोजर चलाने की घटना 17 अप्रैल की है, लेकिन अलवर प्रशासन की इस कार्रवाई पर विवाद अभी भी जारी है। अलवर प्रशासन का दावा है कि ये मंदिर अलवर के विकास के दायरे में आ रहे थे और मास्टर प्लान में इनकी जगह नहीं थी, इसलिए इन मंदिरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये देखो, इन कॉलोनीज का जब लेआउट पास किया गया था तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि लेआउट के जरिए जब मास्टर प्लान बनाया गया तो उसी मास्टर प्लान के जरिए, उसी मास्टर प्लान के आधार पर न सिर्फ उस मंदिर को तोड़ दिया गया, न सिर्फ शिवलिंग पर ड्रिल चला दी गई, न सिर्फ भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, बल्कि इन लोगों की आशाएं को भी उजाड़ा गया। लेकिन इसी बीच उन 80 साल की अम्मा की बात लगातार टाइम्स नाउ नवभारत कर रहा है, जो कि पहले तल पर मौजूद थी जिस वक्त ये पूरी कार्रवाई की गई। उनके नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता जो सीढ़ियां थीं उनको तोड़ दिया गया। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र वहां पहुंचे थे, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने रिपोर्ट किया और तब से लेकर अभी तक उन अम्मा के नीचे उतरने का कोई समाधान संबंधित प्रशासन निकाल नहीं पाया है। हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भंवर, सवाल अम्मा को लेकर ही फिलहाल है कि अम्मा नीचे कैसे उतर पाएंगी? जी देखिए, अम्मा नीचे कैसे उतर पाएंगे, ये बड़ी मशक्कत से हम लोग ऊपर चढ़ पाए थे। आपने देखा होगा तस्वीरों में किस तरह मैं और मेरे विजय साथी दिनेश शर्मा बड़ी मशक्कत के साथ ऊपर चढ़े थे। जहां तक मंदिरों के पुरातन होने का सवाल है, 300 साल पुराने मंदिर बताए जा रहे हैं और उसको तोड़ दिया गया, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया, जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि नहीं, वो पुराने नहीं हैं, वो मास्टर प्लान में हैं और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैं उसकी एक बानगी दिखाना चाहता हूँ। मंदिर के साथ जो राजा महाराजाओं की तरफ से बावड़ी और कुआं दिया जाता था, आप देखिए उसकी बनावट यहाँ है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, जब राजा ने ये सब दिया होगा उसके बाद ही ये मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ। पहले आपको बगल में मैं दिखा रहा हूँ ये कुआं और ये बावड़ी, जो राजस्थान की उस ऐतिहासिकता को बताती है कि ये कितना पुराना है। तो ये पुरातन मंदिर है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब मैं अपने विजय दिनेश से कहूँगा, दिनेश जरा इस तरफ आएँ और दिखाएं कि मंदिर जो है वो कहाँ है। आप इस तरफ जब देखेंगे तो यहाँ ये मंदिर है जिसको ये तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ ये मंदिर तोड़ा गया, और मंदिर तोड़ने के बाद लोगों की क्या हालत है, घर तोड़ने के बाद लोगों की क्या हालत है, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जरा आइए, इधर आइए, क्या परेशानी हुई है, क्या हुआ है, इधर आइए, क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे दोनों मकान, दोनों दुकान मकान दोनों गए, मेरे कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। रहने को भी ठिकाना नहीं, बच्चे रोड पे डोल रहे बच्चे। पढ़ाई भी चल रही है बच्चों की? हाँ, पढ़ाई भी चल रही है बच्चों की। आप समझ सकते हैं, ये अधीर हो गई है, बोल नहीं पा रही है। मैं ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सारे जवाब अपने आप आएंगे, आप देखिएगा क्या हुआ, बस इतना बता दें। कहीं नहीं हुआ सर, अब तो हमको तो यह चाहिए कि हमको रहने के लिए दे और दुकान के लिए दे। हमारे कुछ की बताओ कहाँ रहे और कहाँ दुकान खोले और कहाँ बच्चों को रखे। हमारे पास तो 2 बच्चे हैं, थोड़ा ऊंचा कर ले। इन आंखों के आंसू बहुत कुछ कहने में मैं समझता हूं कि कामयाब हैं। मैं कुछ ना कहूं, लेकिन ये मंजर सब कुछ कहता है। अभी तमाम नेता यहां पर आकर गए हैं, लेकिन
लोगों में एक नाराजगी देखी गई है। नेता बहुत आ रहे हैं साहब, क्या लगता है? आप यहाँ पर हैं, आप बताइए। नेता बहुत दिन बाद आए, याद आ गई अब नेताओं? तो स्थिति देख रहे हो ना, आपने भी दिखाई स्थिति, वस्तुस्थिति क्या चल रही है यहाँ पर, कैसे मंदिर को, पुराने मंदिर को तोड़ा गया है यहाँ पर। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, अभी क्या हो? मंदिर दोबारा बने और जिन्होंने हाँ लौटा तो मुआवजा मिले, जो तोड़े फोड़ हुई है उसको, है ना। आपका भी घर टूटा है? घर टूटा, मकान, लेटरिन, बाथरूम, नल, पानी, बिजली सब चला गया, कुछ नहीं बचा है। हमारे साथ बच्चे घरों में पानी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे घरों में लाइट नहीं, हमारे लेटरिन बाथरूम तोड़ दिए गए हैं। थोड़ी परेशानी हो रही होगी? बहुत परेशानी हो रही है हमें, थोड़ी नहीं बहुत। हम चाहते पहले जैसे वापस हो जाए, थोड़ा सा मुआवजा मिले। क्या कर दिया? मकानों को खड्डा कर दिया, नाला, बच्चे दुख पाते हैं, बच्चे गिर गए, कोई बीमार हो गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का क्या हो गया, और कह रहे हैं नाला बनाएंगे। अभी तक कुछ नहीं कर रहे, 4-5 दिन हो गए। ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 3 दिन हो गए इसको फोड़ने के बाद, मुंह भी नहीं दिखाने आ रहे कि इसको सही तो करे। बच्चे गिर जाए, कोई गिर जाए, 8-8 फुट के गड्ढे कर रखे हैं उसके अंदर। कैसे बाहर निकले? और 3-3 मंजिल का जो ऊपर जाने का भी रास्ता नहीं है। मैंने अभी देखा एक अम्मा फंसी हुई है, ऊपर छत पे हैं, बुजुर्ग हैं। तो आपको क्या लगता है कि कम से कम इतना तो ख्याल रखा जाए? बुजुर्ग तो सभी के घर में होते हैं। सबके घर में बुजुर्ग है। ये बताओ, सामने की जो बिल्डिंग दिख रही है और सीढ़ियाँ दिख रही है, वहाँ कैसे जाए हम? कैसे चढ़े हैं वहाँ पे, ये बताओ। छोड़ा है और सब चालू कर दिए, क्या चक्कर है ये? वो वकील साहब है इसलिए छोड़ा है क्या उन्होंने? क्यों किया है? यही क्यों किया है? यही तो कह रहे हैं हम, ये क्यों छोड़ा है? आपको क्या लग रहा है क्यों किया है? यही तो हम कह रहे हैं, ये तो नेता है, वकील है। बोलते हैं मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान है हमारा, मास्टर प्लान है। क्यों है मास्टर प्लान? सारा मकानों का है मास्टर प्लान। ये तुम एसडीओ को क्यों नहीं बुलाते यहाँ पे? उससे बात तो करें, वैसे जवाब लो ना, बात करके नहीं। जौहरी मीणा को बुलाओ, इनकी दोनों इनकी समिति से होया है ये काम। क्या कहा था जौहरी लाल जी ने? जौहरी लाल ने क्या कहा था कि ये तो फूटेगा, भानगढ़ बना के छोड़ूंगा, फूटेगा। भानगढ़ बना दिया। वनवास हो दे दिया इन्होंने, राजगढ़ 15 साल का वनवास दे दिया राजगढ़ वालों ने मुझे। अच्छा, उनको चुनाव हरवा दिया था पहले, इसलिए पहले 15 साल बाद दोबारा एमएलए बने, वनवास वाली बात, इसलिए इन्होंने भानगढ़ बना दिया राजगढ़ को। मेरे को वोट नहीं दिए, राजगढ़ में तो भानगढ़ बना कर छोड़ूंगा, ऐसा ही बोला था उसने। अरे 14 साल का वनवास काट के आया हूँ मैं, 15 साल का वनवास काट के राजगढ़ में आया हूँ। मेरे को 1100 वोट ही मिले और 34 एमएलए मेरे सामने लेके आओ। जब मैं तुम्हारा पार्षद जो 34 बीजेपी के, पार्षद 34 पार्षद मेरे सामने लेके आओ, तब जाके मैं तुम्हारा राजगढ़ छोड़ूंगा, नहीं बनना नहीं छोड़ूंगा। जी भंवर, तो आप लोग उनका स्वागत किए थे। लोगों का रोष, उनके आंसू ये बताने के लिए काफी हैं कि उनके ऊपर क्या गुजरी है, उनके साथ क्या सलूक हुआ है और किस परेशानी में इस वक्त वहां के लोग हैं। 300 साल पुराना मंदिर टूटने से लेकर के 80 साल की अम्मा का पहले फ्लोर पर फंसे रहना घंटों तक, ये बता रहा है, और लोगों के आंसू ये बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या ज्यादतियां उनके ऊपर हुई। बड़ा शुक्रिया भंवर आपका तो जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है, ब्रेक के बाद ठीक बाद वापस लौट रहे हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको एक मां के आंसू। घाटी से दर्द भरी गुहार, घर लौटा बेटा, माँ बाप की पुकार। आतंकी क्रूर है, वापस आ मेरे लाल। कलेजा चीर कर रख देने वाली आवाज। माँ के आंसू, बेरहम आतंकिस्तान। पिता का दर्द, जालिम पाकिस्तान।
फैसल बुसा अबूजी चोन ये नबर कन नीर हथियार त्राव अंदर कन नीर मैं तुल थो तुम चलान गोल इन सर मे कत फैसल। एक मां की पुकार सुनकर पूरा देश रो पड़ा। तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको लेकर चलेंगे हम जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंच करके एक मां और बाप अपने बेटे से हथियार डालकर सरेंडर करने और घर लौट कर आने की गुहार लगा रहे हैं। बारामूला में कई घंटे एनकाउंटर चला और इस ऑपरेशन में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये बारामूला में सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए धमाके का वीडियो है। धमाका उस घर में हुआ जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। बारामूला में एनकाउंटर कई घंटे चला। इस एनकाउंटर में 4 आतंकियों के खात्मे की खबर है। मारे गए आतंकियों की इस लिस्ट में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कातरू भी शामिल है। यूसुफ कातरू पर बडगाम जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ, उनके भाई, एक सैनिक और एक नागरिक की हत्या समेत कई टारगेट किलिंग का आरोप है। और अब कातरू का मारा जाना यकीनन सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन यह बारामूला एनकाउंटर का एक पहलू है, दूसरा पहलू कलेजा चीर कर रख देने वाला है। इस तड़पती माँ को देखिए, अपने बच्चे के लिए बिलखती इस माँ के आंसू देखिए, इस माँ की दर्द भरी चीख सुनिए और सोचिए कि पाकिस्तान और वहाँ पर बैठे आतंक के आका जम्मू कश्मीर में युवाओं के मन में कैसे जहर भर रहे हैं, कैसे उन्हें हथियार उठा लेने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं और कैसे इस आतंकी ट्रैप में फंसने के बाद यहाँ के युवा आतंक के रास्ते पर भटक जाते हैं, जिसके बाद ऐसे कई माँ बाप बिलखने और रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। बारामूला में जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां आतंकियों के साथ इस मां के जिगर का टुकड़ा भी आतंकी गतिविधि में शामिल था। वो खुद एक आतंकी बन चुका था। ये तस्वीर है 17 साल के उसी फैसल की, जिसने अपने ही देश के खिलाफ बंदूक उठा ली। सेना को जब मालूम चला तो मां को बुलाया। जवाबी कार्रवाई करने से पहले मां से बेटे को वापस घर लौटाने की अपील कराई और जब मां आई तो अपने जिगर के टुकड़े के लिए बिलख बिलख कर रोई। वो रोती रही और आतंकियों को क्रूर कहकर पूछती रही। मां से पहले सेना ने एक ऐसी ही कोशिश पिता से भी कराई थी। फैसल के पिता को सुरक्षा बल के जवान अपने साथ लेकर आए थे। फैसल के पिता गाड़ी से एनकाउंटर वाली साइट पर पहुंचे, माइक थामा और आतंकियों को जालिम बताते हुए बेटे से सरेंडर कर देने की अपील की। फैसल बुसा अबूजी चोन ये नबर कन नीर हथियार त्राव अंदर कन नीर मैं तुल थो तुम चलान गोल इन सर मे कत फैसल। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह रही कि मां और पिता की इस अपील पर भी बेटे का दिल नहीं पिघला। वो बंदूक उठाने और अपनी ही सेना से भिड़ जाने पर आमादा था। इसके बाद क्या हुआ ये अब एक इतिहास है, लेकिन वर्तमान में इन दर्द भरी तस्वीरों को देखकर जो सबक मिला वो यही कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठन किसी के सगे नहीं होते। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका सिर्फ मोहरा तलाशते हैं, 72 हूरों का ख्वाब दिखाकर घाटी के युवाओं के मन में जहर भरते हैं। वो खुद पाकिस्तान में महफूज रहते हैं और कश्मीर के ऐसे युवाओं को हथियार थमाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देते हैं, जिसके बाद उन भटके हुए युवाओं का ऐसे ही एक रोज किसी एनकाउंटर में अंत हो जाता है और पीछे छूट जाती है उनके माँ बाप की लाचारी, बेबसी, अकेलापन और जिंदगी भर कानों में गूंजती रहने वाली ऐसी दर्द भरी गुहार। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दरअसल बारामूला में आतंकियों का एनकाउंटर हुआ।
अभी पुलिस ने अपडेट किया कि फैसल एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 4 नहीं बल्कि 3 आतंकियों के शव बरामद हुए। साजिश बड़ी थी, लेकिन एक साजिश जम्मू में भी रची गई। यहां के चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ जवानों की एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग की। इसके बाद क्या हुआ, यह सुबह से सुर्खियों में है, लेकिन सवाल यहां कुछ और है। और सवाल है शहबाज शरीफ को लेकर के, जिनके प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर में साजिशें बढ़ गई। और यह सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि शहबाज शरीफ उन्हीं नवाज शरीफ के भाई हैं जिनके कार्यकाल में करगिल युद्ध हुआ था। रिपोर्ट जरा देखिए आप। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। करगिल युद्ध के बड़े खलनायक नवाज शरीफ तो जहरीले थे ही, अब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ भी उतने ही जहरीले होने का सबूत पेश कर रहे हैं। इधर सत्ता संभाली, उधर कश्मीर के अमन चैन को नजर लग गई। शहबाज शरीफ के सिर्फ नाम में ही शरीफ है, लेकिन सच मानिए शराफत से उनका रिश्ता दूर दूर तक नहीं। अभी सत्ता संभाले 2 हफ्ते भी नहीं हुए और शहबाज शरीफ ने अपने आतंक की फैक्ट्री को पूरे रफ्तार में काम पर लगा दिया। जम्मू के ही चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ जवानों की एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग की। यह इसका ताजा सबूत है। तफ्तीश में यह बिल्कुल साफ हो गया कि मारे गए दोनों आतंकियों का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। सेना को उनके पास से पाकिस्तान में दवाइयां मिली, जो ये बताने के लिए काफी है कि आतंकी सीमा पार से आए थे। पुलवामा अटैक की तर्ज पर बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में। गोलियां गाड़ी के अंदर सुराख करके निकल गई है। ये देखिए, गोली यहाँ लगी है, सुराख करके निकल गई है। यहाँ पे भी गोली लगती है और सुराख करके निकल जाती है। और उसके बाद रिटेलिएशन अंदर से सीआईएसएफ के जवान करते हैं। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, वो गली में जाके एक मकान के अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से कॉर्डन लगा दिया जाता है। 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे। शहबाज शरीफ ने कुर्सी संभालते ही पाकिस्तान आर्मी चीफ के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। वो कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। शहबाज जानते हैं वो जितनी बार कश्मीर का नाम दोहराएंगे उतनी बार जनरल बाजवा उनकी पीठ थपथपाएंगे, यानी कुर्सी बची रहे। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता। पिछले 6 महीने यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक कश्मीर में 213 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। 97 आतंकियों का सफाया किया गया। मारे गए आतंकियों में से 78 पाकिस्तानी, 174 आतंकी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरी तरफ आम कश्मीरियों ने खुद को आतंक से अलग कर लिया है। सरकारी परियोजनाओं में तेजी आई है। कश्मीर में सब कुछ बदल रहा है। आवाम इस बदलाव के साथ खड़ी है और इसका एक सबसे बड़ा सबूत है इस माँ की गुहार। बेटा आतंक के रास्ते पर चल चला तो माँ रोती बिलखती उसे वापस बुला रही। लेकिन शहबाज शरीफ अपना घिसा पिटा पुराना राग अलाप रहे। जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। दरअसल शहबाज शरीफ को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उनका देश धरातल में धंसता जा रहा है, गरीबी चरम पर है। 34% पाकिस्तानियों की हर रोज की आय 588 रुपए हर रोज से भी कम है। देश गर्दन तक कर्ज में डूबा है। लिहाजा दूसरों के घर पत्थर फेंकने की जगह अपना घर दुरुस्त करना ही अकलमंदी होगी। कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आपके इस चमचागिरी से खुश होने वाली नहीं और हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का आपका सपना पूरा होने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और पाकिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को ब्रेन वॉश नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी आतंक का घिनौना खेल खेल रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का टेरर वाला मदरसा प्लान सामने आ चुका है, जिसमें वो मदरसे में पढ़ने वाले युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दिला रहा है। भारत में उनकी घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की ISI एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है। ये रिपोर्ट जरा देखिए आप। पाकिस्तान का मदरसा प्लान, बहुत बड़ा खुलासा। पीओके में चल रहे कई मदरसे, आतंक का नया अड्डा। भारत में घुसपैठ कराने के लिए मदरसों वाली नई चाल। पड़ोस में शहबाज आए, मदरसे वाला टेरर प्लान लाए। वैसे तो पीओके के बारे में जग जाहिर है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर और जैश के कई आतंकी कैंप सक्रिय हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत जो खुलासा करने जा रहा है वो इसी पीओके के आतंकी चेहरे का नया वर्जन है, जिसका यहाँ के मदरसों से सीधा कनेक्शन है। टाइम्स नाउ नवभारत का खुलासा ये है कि पीओके के कई मदरसों में पाकिस्तान आतंक के अड्डे चला रहा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को वो आतंकी बना रहा है। कट्टर मदरसों से आतंक की नई पौध खड़ी कर रहा है और इसके जरिए वो भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है। ये मदरसे आतंक की पाठशाला हैं। यहाँ पर आतंकियों को रिक्रूट किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है और उन्हें भारत के विरुद्ध साजिशें करने के लिए, भारत के ऊपर हमले करने के लिए इन्फिल्ट्रेट कराने की साजिशें रची जाती हैं। इस खुलासे के विस्तार में जाएं तो पीओके में आतंकी मदरसे का पूरा नक्शा आपको मालूम चलेगा। भारत की सीमा से सटे इलाकों में ISI का मदरसा प्लान पता चलेगा। खुलासा ये है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 30 ऐसे मदरसे हैं जिनका इस्तेमाल ISI आतंकियों की भर्ती, आतंकी ट्रेनिंग और लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये 30 मदरसे पीओके के मुजफ्फराबाद, नीलम घाटी, हटियामबाला और यहीं के कुछ और इलाके में चल रहे हैं, जिन्हें फंड मुहैया कराने का काम भी ISI कर रही है। भारत की खुफिया एजेंसीज की इन आतंक के मदरसों पर पूरी पैनी नजर है और ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं, भारत की खुफिया एजेंसीज पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि इन मदरसों में से कुछ का कनेक्शन तालिबान से भी है। जी हाँ, सही सुना आपने, तालिबान। और इससे जुड़ा खुलासा ये है कि यहाँ के कम से कम 4 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें ISI की फंडिंग से तालिबान और उसके सहयोगी संगठन चला रहे हैं। ये वो मदरसे हैं जिनमें 90 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध से लौटने वाले आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने से पहले नजरबंद किया गया था। और इस बार भी यहाँ कई आतंकी ऐसे नजरबंद करके रखे गए हैं जो हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के लिए युद्ध लड़कर लौटे हैं। भारत की जमीन किसी आतंकी हमले का निशाना बनती है तो ऐसे में जो भविष्य में की जाने वाली पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन हैं, सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं और जाहिर है कि ये जो नया भारत है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके प्रति भारत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य करेगा। यानी इस खुलासे से एक बात और साफ हुई है कि चाहे पाकिस्तान में हुक्मरान इमरान रहे हों या फिर शहबाज शरीफ ही क्यों न हो, वो भारत से कितनी भी शांति की बातें क्यों न कर लें, अमन के कितने ही राग क्यों ना आलाप लें, लेकिन पाकिस्तान का असल चेहरा और चरित्र यही है जो कभी नहीं बदलने वाला। इसीलिए भारत सतर्क है और पाकिस्तान के ऐसी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान का आतंक से मोह कभी भंग हो नहीं सकता, क्योंकि ये वही चरित्र उसका है कि आतंक को लगातार बढ़ावा दिया जाए। लेकिन चीन को लेकर लगता है कि पाकिस्तान का मोह भंग अब हो चुका है। खबर सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। हैरान करने वाली तस्वीर है और 100% ये खबर सही भी है। चीन और पाकिस्तान की चालबाज जोड़ी को दुनिया जानती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आ सकती है, वो भी चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते, तो आपको जरूर हैरानी होगी। लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है, ऐसा हो सकता है। और खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान की नई सरकार ने अब सीपैक प्राधिकरण को खत्म करने का फैसला भी कर लिया है। सीपैक जो है उसके लिए मुसीबत की जड़ है और बड़े पैमाने पर वो सीपैक के प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाहता है या उनको रिव्यू करना चाहता है। पाकिस्तान का अखबार है द ट्रिब्यून एक्सप्रेस। उसके हवाले से
ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने अपने अधिकारियों को प्राधिकरण को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चीन के बिजली उत्पादकों ने 300 अरब रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के बाद 1980 मेगावाट उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया है। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की सरकार अगर ये कदम उठा चुकी है तो उसका चीन के साथ करीबी रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। इसके माध्यम से वो चीन को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि उनको साफ तौर पर नजर आता है कि सीपेक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की दुर्दशा का कारण है और ऐसे में वो अपने आप को सीपेक से थोड़ा दूर रखना चाहेगा। सीपेक प्राधिकरण का काम था कि वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित गतिविधियों को तेज करे, विकास के नए माध्यम की खोज करे, क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्कों के माध्यम से उत्पादन नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान की नई सरकार के मुताबिक प्राधिकरण ऐसा करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद नई सरकार को इस प्राधिकरण को खत्म करने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि अभी भी अंतिम निर्णय खुद पीएम शरीफ करेंगे, लेकिन सवाल तो बड़ा है और सवाल श्रीलंका के हालातों को देखते हुए और भी ज्यादा अहम हो चला है। इसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री की क्या प्रक्रिया है वो इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को चाइना ने उसी प्रकार से घेर लिया डेट में जिस प्रकार उसने श्रीलंका को घेरा है। वैसे ये पाकिस्तान है जो चीन के कर्ज के बोझ तले दबा है, जिसका दाना पानी भी चीन चलाता है और शहबाज शरीफ ने तो प्रधानमंत्री बनते ही चीन के गुणगान शुरू कर दिए थे। ऐसे में ये मानना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान वाकई चीन के खिलाफ जाकर कोई कदम उठा सकता है और वो भी उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो चीन के लिए सबसे अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।